बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के वर्क एंड एनर्जी के अंदर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था। आज हम आर्टिकल नंबर 2 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल फोर्स क्या है। वेरिएबल फोर्स इज़ नॉट फॉर कांस्टेंट फोर्स, इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इन बोथ। वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं होती है, ये वेरी करती है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना, किसी चीज़ का वेरी करना। तो ये वेरी करती है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ। ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह की फोर्स क्या कहलाएगी? वेरिएबल फोर्स कहलाएगी। एग्जाम्पल्स इसकी क्या हैं कि देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ इज़ वेरिएबल, इट वेरीज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर एफ डायरेक्टली 1/r स्क्वायर। मीन्स कि अगर अब आप सपोज करें कि ये एक रॉकेट है, ठीक है। अब ये अर्थ की ग्रेविटी से अवे मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो देखें, जो इस पे ग्रेविटी की फोर्स लगेगी वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। एफ जी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी से ये दूर जा रहा है। तो जो ग्रेविटी की फोर्स है वो भी इस रॉकेट पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली है। मीन्स के एफ जी इनवर्स रिलेशन है 1/r स्क्वायर के साथ। जितना फासला अर्थ से ज़्यादा होता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होने का मतलब है, देखिए इनिशियली अगर ज़्यादा है फिर कम हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि वेरिएशंस आ रही हैं, फोर्स में चेंजिंग आ रही हैं। तो इस तरह की फोर्स क्या होती है, वेरिएबल फोर्स होती है। एक और एग्जांपल है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग इज ऑल्सो वेरिएबल फोर्स बिकॉज इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। मीन्स अब आपके सामने मैं एक स्प्रिंग बना रही हूँ, ये स्प्रिंग के 4 लूप्स हैं, ठीक है, 3 लूप्स हैं। चलें, अब ये 3 लूप्स हैं, देखें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो एक्स बनेगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस पर एक फोर्स अप्लाई करती हूँ और कुछ इस तरह से इसको खींचती हूँ। जब खींचूंगी तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये भी एक्स ही है बट अब मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे फोर्स कम लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम कवर होगा। यहाँ फोर्स मैंने मैक्सिमम अप्लाई की है तो उतना ही ज़्यादा लूप्स के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लूप्स के दरमियान में कम होगा। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो लूप्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। ये 2 एग्जांपल हो गई हैं। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक है। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक इंटरवल मेथड है और दूसरा कौन सा है, ग्राफिकल मेथड है। इंटरवल मेथड का मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ पैचेस में, देखिए मेरे पास एक पाथ है, इसको थोड़ा सा आपने गौर करना है। थोड़ा पहले इस डायग्राम को समझ लें कि हमारे पास एक पाथ है जो कि मैंने ए से बी तक का पॉइंट सपोज किया। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसको इंटरवल्स में डिवाइड करना है। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक इंटरवल नंबर 1 है, यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 3 4 अप टू n तक इंटरवल्स हमने बना लेने हैं उस पाथ के, ठीक है। अब सबसे पहला जो इंटरवल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट को हमने डेल्टा डी का नाम दे दिया है और उस पर जो फोर्स उस इंटरवल की, उस पैच की, देखिए अब ये हमारे पास ना एक पैच सा कंसिडर हो रहा है, उस इंटरवल की जो फोर्स होगी उसको हमने F1 का नाम दे दिया। और अब ये देखिए कुछ इस तरह से ये लग रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में डेल्टा D1, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में है F1। इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है उसको हम θ1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह पैच नंबर 2 के लिए 2 के डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कह दिया, डेल्टा D2 कह दिया है और उसकी फोर्स को F2 कह दिया और जो उनके दरमियान में एंगल बन रहा है उसको हमने θ2 का नाम दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह अप टू n तक हमने क्या कर लेने हैं, इंटरवल्स बना लेने हैं। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास देखें कि ये जो हमने एक पैच कंसीडर किया है ना, सपोज कर लें कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का पैच क्या किया है, कंसीडर किया है। तो यहाँ ओके, अब आपने यहाँ पे ना एक बात याद रखनी है। देखिए हमारे पास एक इंटरवल है, ठीक है, सपोज कर लें ये इंटरवल है, ठीक है। अब इस इंटरवल के दौरान हमने इस तरह से इंटरवल्स बनाने हैं कि जो एक मैं पैच ले रही हूँ, जो इंटरवल मैं ले रही हूँ उसमें थ्रू आउट फोर्स क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। हम पढ़ तो वेरिएबल फोर्स रहे हैं बट मैं कह ही रही हूँ कि देखें जो एक सपोज कर लें मैंने
इस तरह का एक पैच कंसीडर किया है, तो इस पैच में जो फोर्स लग रही होगी, अगर वो F1 है तो वो इस तमाम पैच में एक ही रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो पैच है उसकी जो फोर्स है अपने पूरे पैच में सेम होनी चाहिए। F1 F2 से वेरी कर सकती है, मींस कि F1 और F2 की आपस में वैल्यू चेंज हो सकती हैं, बट जो एक पैच है उसके अंदर की वैल्यू जो फोर्स की होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एक पैच की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 न्यूटन लग रही है तो वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक वो 5 न्यूटन ही होनी चाहिए। अब सेकंड पैच है, हो सकता है यहाँ पे 6 न्यूटन लग रही हो, तो देखेंगे थ्रू आउट इस पूरे पैच में 6 न्यूटन ही लगनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। चलेंगे, इंटरवल्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हर एक का देखें, ये फर्स्ट इंटरवल बन रहा है, इसका वर्क डन निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W, अगर 1 पैच है तो F1 वेक्टर डॉट डेल्टा D1 वेक्टर आ जाएगा। तो पहले पैच का जो वर्क डन हमारे पास आएगा वो आएगा डेल्टा D1 कॉस थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम लोग W2 निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा F2 डेल्टा D2 कॉस थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अप टू n पैचेस तक हमने क्या निकाल लेना है, वर्क निकाल लेना है। वर्क निकालने के बाद अब इसको देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर द पाथ ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। अब हम सपोज कर लेते हैं, देखेंगे जो पाथ है ये ना ही कम्प्लीटली एक्स में है ना कम्प्लीटली वाई में है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी है। डिवाइड कर देना है हमने इस टोटल पाथ को n नंबर ऑफ पैचेस में, शॉर्ट इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया है। और पहले पैच का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है, दूसरे का डेल्टा D2 है, इसी तरह अप टू n तक हमने पैचेस बना लिए हैं। इसी तरह जो फोर्स एक्ट करी है हर इंटरवल में, फर्स्ट की F1 हमने कह दिया, फिर F2 अप टू n तक, इस तरह हमने फोर्सेस को भी सेपरेट कर दिया है। फिर उसके बाद द फोर्स इज कॉन्सिडर टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर ईच इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हर इंटरवल की हमने इंटरवल इस तरह से डिवाइड करने हैं, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि एक इंटरवल जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जितना हम इंटरवल कंसीडर करें उसमें थ्रू आउट जो है अप्रॉक्सीमेटली फोर्स क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि देखिए हमने पैच 1 का वर्क निकाला है जो कि इसके इक्वल आया था, फिर इसको हमने ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। फिर इसी तरह सेकंड इंटरवल का निकाला है तो वो वेक्टर फॉर्म में इसमें आ गया और मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरह से। इसी तरह एन वेक्टर का निकाला है वर्क डन एन इंटरवल का, तो वो वेक्टर फॉर्म में ये आ गया है और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये आ गया। अब हमने क्या करना है, W टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे, तमाम वर्क को क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को सम अप कर देंगे। सम करने के बाद ये डेल्टा W1 की लिखी हुई है, ये डेल्टा W2, इसी तरह अप टू n तक हमने लिख लेनी है। लिखने के बाद अब एक चीज़ गौर करें कि देखें जब हमने इस तरह लिख लेते हैं ना, अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में कैसे, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। आई का मतलब ये है कि हमने इंटरवल्स डिवाइड कहाँ से, एक से लेके n नंबर्स तक हमने इंटरवल्स बनाए हैं। एफ फोर्स भी n इंटरवल्स की है। आई की जगह अगर सपोज करें मैं इंटरवल नंबर 4 ले रही हूँ तो मैं एफ आई की जगह क्या पुट कर दूंगी, 4 पुट कर दूंगी। कॉस थीटा आई की जगह 4 पुट कर दूंगी और डेल्टा डी आई की जगह 4 पुट कर दूंगी, ठीक है। अगर मैं सपोज करें कि सेकेंड इंटरवल की ले रही हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, F2 कॉस थीटा 2 डेल्टा D2 लगा दूंगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स बताना मैं ये चाह रही हूँ, इस सम की फॉर्म को, ये जो सम की इतनी लंबी चौड़ी फॉर्म है, इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने लास्ट बार फार्मूला याद रखना है कि देखें इंटरवल्स के फॉर्म में ये फार्मूला आया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम ग्राफिकली कैसे पढ़ते हैं। अब ग्राफिकली में देखें कि कैलकुलेट करना है वर्क डन प्लॉट F कॉस थीटा वर्सेस D। पहले डायग्राम को समझते हैं फिर इसकी हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना है, एक x कंपोनेंट होता है, दूसरा y कंपोनेंट होता है। y कंपोनेंट पे हमने F cos थीटा का फैक्टर रखा है और x कंपोनेंट पे हमने डिस्प्लेसमेंट को रखा है। अब उसी पाथ को जो मैंने इस तरह A पॉइंट से B तक ड्रॉ किया था, इसको पलट के थोड़ा सा हमने ग्राफिकली कैसे कर दिया है, ये B पार्ट यानी कि हमने इसको थोड़ा पलट दिया है, तो ये कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए कि हमने क्या करना है, ग्राफ में इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अब मैंने इसकी रेक्टेंगल्स इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ हो गई हैं। ड्रॉ होने के बाद कुछ अगर गौर करें तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो मुझे इसको थोड़ा सा
इस ग्राफ के बाहर एरिया ये जा रहा है, ये वाला, ये ऐसे, ये ट्रायंगल थोड़ी सी बाहर, ये बाहर, तो इस तरह से ये रेक्टेंगल कंप्लीट होती है। अब थोड़ा गौर करें कि मुझे तो ग्राफ के इन साइड का एरिया चाहिए, तो ये जो बाहर वाला थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है ये मीन्स कि हमारा वर्क डन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं फर्दर ये भी मैं बताऊंगी। अब आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इससे भी छोटे पैच बना देंगे ताकि इस तरह की फॉर्म में, ताकि हमारा ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है ये इंक्लूड ना हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब अगर अभी भी कुछ एरिया का पोर्शन बाहर आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इससे भी छोटे इंटरवल्स बना देंगे इस तरह से। ठीक है, इससे भी हमने इसको क्या करना है, स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि कि ये जो बाहर वाला एरिया रेक्टेंगल का इंक्लूड हो रहा है ये इंक्लूड ना हो। हमारा टोटल जो डायग्राम के अंदर का एरिया आता है सिर्फ हम वही वर्क डन कैलकुलेट कर सकें, इस वजह से हम ये नंबर ऑफ पैचेस बना रहे हैं। ओके, अब देखिए हमने पहले क्या किया है, हमने वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया जो कि एफ कॉस थीटा और वर्सेस डी के दरमियान में है। एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइडेड इनटू एन रेक्टेंगल्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ये जो ए से लेके बी तक की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट का नाम दिया है। तो देखें कि एरिया जो अब हमने क्या करना है, इसको एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पैच जो होगा उसकी फोर्स F1 cos थीटा 1 की इक्वल होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 के इक्वल होगा। सेकंड पैच की F2 cos थीटा 2 आ जाएगी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अप टू n तक हमने इसको क्या कर लिया, इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग दैट इंटरवल। जितना भी एरिया इस ग्राफ में आ रहा है, ठीक है, अब सपोज कर लें ये सारे का सारा जो एरिया आ रहा है, ये ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है ये बेसिकली क्या है, ये वर्क डन है। ठीक है, ये क्या है, वर्क डन है पॉइंट ए से बी के दरमियान में। ठीक है, ओके, तो इसको देखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग इंटरवल। द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ आर रेक्टेंगल। तमाम एरिया, जितने भी एरिया बन रहे हैं, जितने भी इंटरवल, जैसे एन नंबर ऑफ इंटरवल्स बन रहे हैं, हर एक का वर्क डन निकाल के हम हमको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। जैसे हमने प्रीवियस किया, वी टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस अप टू WN तक हमने इस तरह से कर लेना है। करने के बाद हम दोबारा से उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, एन इंटरवल्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हम उसको समेशन बना के इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली। अगर हम इस तरह से नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस को लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स में, मतलब कि छोटे छोटे पैच बना देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँगी। देखिए मेरे पास एक ये पैच है और एक ये पैच है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, इसको मैं पैच नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, इसको मैं पैच नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब बताएं कि जो वैल्यू, जो वर्क एक्यूरेट आएगा, एरर के चांसेस किस में ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर स्मॉल इंटरवल है तो उसमें एरर के चांसेस भी कम होंगे। ग्रेटर है, लार्जर इंटरवल है तो उसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें एरर के चांसेस कम हैं, तो इसका मतलब है इसका वर्क डन ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू इस एरिया के, इसका वर्क डन लेस एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर हम स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लें अपने टोटल पाथ को, तो क्या होगा कि हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी वर्क डन की। ठीक है, तो हम इसको सम करके इस तरह से लिख लेते हैं, एन इंटरवल्स पे हमने इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद इन दिस केस द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द, अब जितना भी रेक्टेंगल का एरिया आएगा, हमने भी पढ़ा कि वो हमने प्लॉट किया है F cos थीटा और D के दरमियान में, वो हमारा टोटल वर्क होगा। उसके बाद अगर मोर एक्यूरेट, अगर हम इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे, वी कैन कैलकुलेट द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस इनटू इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल्स। अब इस बात को गौर कीजिएगा कि हमने हर एक इंटरवल को क्या करना है, सपोज कर लें डेल्टा D जो उसको अप्रोच कराना है ज़ीरो को, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो समथिंग में हमने इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स बना लें, तो हम और ज़्यादा
एक्यूरेट वैल्यू मालूम कर सकते हैं वर्क डन की। तो एक्यूरेट वैल्यू अब हम डेल्टा डी अप्रोच कैसे करा सकते हैं, अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर लें तो इससे हम और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मालूम कर सकते हैं वर्क डन की। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपने यहाँ पे गौर करना है कि देखें कि जो ग्राफ की अगर हमने एक्यूरेट वैल्यू लेकिन लेनी है तो मैंने उसमें लिमिट अप्लाई कर दी है। जो फार्मूला है वर्क का उसमें हमने क्या अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी, लेकिन इंटरवल्स के फार्मूला में हमने लिमिट अप्लाई नहीं की थी। यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं की है, तो अगर कंपैरिजन करें तो ये भी एक्यूरेट आएगा बट मोर एक्यूरेट ग्राफिकली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दिया है डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो के स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम हमने लेना है, मींस के हर इंटरवल इतने स्मॉल कर लेने हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो को अप्रोच करा हो। अगर हम ये कंडीशन अचीव कर पाएँ तो हम क्या करेंगे, मोर एक्यूरेट वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आज का आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।